Hello student, today is my fifth lecture in conic section and today I am going to explain hyperbola. तो अपने मैं 4 लेक्चर में कॉनिक सेक्शन के बारे में बता चुका हूँ, पैराबोला के बारे में बता चुका हूँ, इलिप्स के बारे में बताया हूँ, सर्कल के बारे में बता रहा हूँ। तो आज मेरा लास्ट लेक्चर है कॉनिक सेक्शन में और मैं अपने लास्ट लेक्चर में हाइपरबोला के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि हाइपरबोला कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसका क्या इक्वेशन होगा स्टैंडर्ड, इसके पैरामीटर क्या क्या होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है कॉनिक सेक्शन में और मेनली जेई में जो क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन से होता है वो हाइपरबोला से ही जनरली होता है। तो हाइपरबोला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 के लिए भी और जेई के लिए भी। तो ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि पैराबोला होता है क्या, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, क्या इसके पैरामीटर है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Hyperbola is what? A hyperbola is the locus of all the points in a plane. The difference of whose distances from two fixed points, two fixed points in the plane is a constant. तो कैसे इसका बना सकते हैं कि क्या है हाइपरबोला इज द लॉकस ऑफ all the points in a plane, the difference of whose distances from two fixed point in the plane is a constant. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेन में 2 फिक्स पॉइंट ही ले लेते हैं, F1 F2। इस फिक्स पॉइंट का नाम मैं फर्स्ट F1 दे रहा हूँ, सेकंड को F2 दे रहा हूँ। अब है बाय डेफिनेशन क्या हमें लेना कि आपको अगर पॉइंट लेते हैं प्लेन में, तो कोई पॉइंट लेते हैं प्लेन में, तो ये इसका डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, P1 पॉइंट ले लिया कि फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट फर्स्ट F1 है एंड सेकेंड फिक्स पॉइंट हमारे पास कौन सा है, F2 है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस भी निकालना है डिस्टेंस। तो P1 F2 माइनस P1 F1 इक्वल टू कुछ वैल्यू होगा, मान लो उस वैल्यू को मैं मान लेता हूं K, राइट। तो नेक्स्ट जो भी पॉइंट लेंगे यहाँ वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मीन व्हाट कि उसका वैल्यू K ही आना चाहिए डिफरेंस। तो अगर कोई पॉइंट मैं ले लेता हूँ P2 यहाँ पे, तो अगर इसको मैं ज्वाइन करूंगा फिक्स पॉइंट से, तो भी इसका डिफरेंस जो आएगा वो क्या किसके इक्वल आना चाहिए, K के ही, इसके ही जो डिफरेंस होगा उसी के, मीन P2 F2 माइनस P2 F1। तो अगर इस कंडीशन के जितने पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो एक लॉकस मेरा बन जाएगा। तो वो लॉकस कैसा बनेगा कि यहाँ भी एक पॉइंट हो सकता है ऐसे ही कि यहाँ से ज्वाइन करेंगे दिस डिस्टेंस एंड दिस, ये भी पॉइंट होगा, नीचे भी हो सकते हैं सेम, ये भी ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा बन रहा है लॉकस, पॉइंट हम यहाँ ले लें, कुछ ऐसा ही पॉइंट बन रहा है। तो अब अगर इसके लिए बना है कि मैंने, हाँ अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ डिफरेंस, तो डिफरेंस हम P2 F2 माइनस P2 F1 क्यों लिए, P2 F1 माइनस P2 F2 भी ले सकता था, नहीं, डिफरेंस यहाँ हमेशा लेंगे फर्दर पॉइंट माइनस क्लोजर पॉइंट। तो अभी अगर इस प्लेन के लिए ऐसा बना है, इस पॉइंट के लिए अगर हम लिए, इस पॉइंट के क्लोज लिए पॉइंट, सेम यहाँ भी कंडीशन हो सकता है कि F2 के क्लोज पॉइंट ले, तो क्या लॉकस बनेगा देखते हैं।
तो यहां अगर इसके क्लोज कोई पॉइंट लेते हैं Q1, तो ये भी सेम ज्वाइन करते हैं और यहां से भी ज्वाइन करता हूं। तो यहां भी जो डिफरेंस आना चाहिए क्या आना चाहिए कि अगर कोई डिफरेंस में यहां आता है कि Q1 F1 माइनस Q1 F2 इक्वल टू, अगर लैम्डा है या K है, कुछ भी कांस्टेंट है, K है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट लूंगा Q2, उसका भी डिफरेंस आना चाहिए लैम्डा इक्वल ही आएगा, मीन इसके डिफरेंस इक्वल होगा, कांस्टेंट ही होगा जो हमने डेफिनेशन में लिख रखा है। तो ओके, ज्वाइन नेक्स्ट कि दिस एंड दिस, देन व्हाट, दिस इक्वल टू Q2 F1 माइनस Q2 F2। तो सेम यहां भी एक ऐसे ही ज्वाइन होगा, पॉइंट्स लोकस ऐसे ही बनेगा कुछ। अब अगर तो ये क्या बन गया फाइनली, ये हमारा इस कंडीशन को जो डिस्क्राइब किया, ये जो लोकस बना दोनों, ये है हाइपरबोला का। तो ऐसा नहीं कि ये पैराबोला है अलग, या ये दो पैराबोला को हमने अपोजिट फेस में रख दिया, या इलिप्स का कट पार्ट है, नो, ये हाइपरबोला ही सिर्फ हो सकता है। इस कंडीशन को सिर्फ यही दो लोकस सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हाइपरबोला। अब इसमें क्या क्या पैरामीटर हो सकता है, तो इसमें पैरामीटर क्या हो सकते हैं कि फर्स्ट अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, F1 F2, अब ये दो फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, हियर टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। फोकाई मीन पोलर ऑफ फोकस, हमने इलिप्स पे भी फोकाई का यूज किया था। सो दिस F1 एंड F2 आर फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। नाउ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ the line segment joining the foci is called center। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा सेंटर। ये अगर है तो ये हमारा सेंटर हो गया। अब है कि इसमें एक्सिस भी होगा, तो एक्सिस को क्या होगा, कौन सा एक्सिस क्या नाम होगा, any line segment passing through the foci is called transverse axis of the hyperbola। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसका नेम क्या कर बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। नेक्स्ट है कि अगर ट्रांसवर्स एक्सिस है, नेक्स्ट इज व्हाट कि एनी लाइन सेगमेंट passing through the center, any line segment passing through the center and perpendicular to the transverse axis is called conjugate axis। तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है conjugate। कॉन्जुगेट का आपने मतलब भी जानते हो कि आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे कि जब भी हम अंडर रूट नेगेटिव टर्म आता है तो हम इमेजिनरी लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा एक्सिस है, कॉन्जुगेट। यहाँ आप डेफिनेशन का मतलब खत्म हो चुका है, डेफिनेशन आपने देख चुका है क्या है, कैसे हम पैराबोला को डिफाइन करते हैं। तो अब पैरामीटर क्या क्या हो सकता है कि हम दो एक्सिस तो हमें पता चल चुका है, क्या कौन सा है ट्रांसवर्स और कौन सा है कॉन्जुगेट। तो इसको क्या बोलेगा, कॉन्जुगेट एक्सिस।
Okay. Now what? This is called foci. अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट होता है वर्टिसेस कहाँ होगा, है ना? तो वर्टिसेस क्या होगा कि इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन हाइपरबोला एंड ट्रांसवर्स एक्सिस. तो कौन सा इंटरसेक्शन है? ये हाइपरबोला इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिसेस. ये इसको ए डैश ले, तो ये हमारा वर्टिसेस हो गया हाइपरबोला. अब है कि अब हम इसके इक्वेशन ड्राइव करना है, तो पहले इसके कुछ नेमिंग कर रहे हैं कि इफ f1 f2 denoted by 2c, f1 f2 denoted by 2c, a1 a dash denoted by 2a. तो यहाँ b कहाँ होगा? तो b यहाँ कंजुगेट हमें पता एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, बट हम यहाँ टर्म b क्या हो जाएगा हमारा? b इक्वल टू टर्म यहाँ लेंगे अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर. तो फाइनली हमारा कंजुगेट एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा? कंजुगेट एक्सिस का लेंथ हो जाएगा, क्योंकि हम कंजुगेट एक्सिस का लेंथ देते हैं बी बी डैश, तो कितना हो जाएगा? बी बी डैश 2b. तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, ये a डैश, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b. अब इस पे अब एक और कि अब ये अगर हम ओरिजिन लेता हूं c को, सेंटर को ओरिजिन लेते हैं 0,0, तो वर्टिसेस का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? a,0, और ये क्या हो जाएगा? -a,0, क्योंकि टोटल ये लेंथ कितना है? 2a. फोकाई कितना हो जाएगा? c,0, और ये -c,0. तो नेक्स्ट हम क्या अब इसमें निकाल सकते हैं कि हमें इक्वेशन फाइंड करना है. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा पैराबोला हाइपरबोला का? उससे पहले और भी कुछ टर्म है पैरामीटर. क्या? इसेंट्रिसिटी. तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है? तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है? E इक्वल टू इसेंट्रिसिटी हमने इलिप्स में फाइंड किया था, वहां लेस देन 1 आया था, बट यहाँ इसेंट्रिसिटी ई से अगर डिनोट करते हैं तो क्या होगा? रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर टू एनी वन ऑफ द फोकाई टू एनी वन ऑफ द वर्टिसेस. तो यहाँ c है और ये तो E इक्वल टू सी अपन ये. अब ये हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी क्या हो रहा है? C always what? C greater than always A. So what? This is greater than 1. Ellipse में less than 1 हुआ था ellipse. Eccentricity. तो अब यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि C का वैल्यू क्या हो जाएगा? C इक्वल टू A. तो चाहे तो हम A यहाँ भी पुट कर सकते हैं. तो अब हम जा रहे हैं क्या? हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करने. सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा हाइपरबोला का. तो इलिप्स में भी मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड किया था, पैराबोला भी फाइंड किया था. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे कि हाइपरबोला लेंगे, उसका सेंटर जो है कहाँ रखेंगे? ओरिजिन पे. सेंटर लाया एट ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई c, प्लस माइनस c,0. अब ये भी हो सकता है कि प्लस माइनस c,0 क्यों? 0, प्लस माइनस c भी हो सकता है, राइट? हो सकता है. तो यहाँ दोनों होगा एक्स एक्सिस, फोकाई फ्लाई ऑन द एक्स एक्सिस और ऑन द वाई एक्सिस. तो मैं फर्स्टली ड्राइव कर रहा हूँ कि फोकाई लाई ऑन द एक्स एक्सिस. here f1, here f2,
this is center, this is vertices. So center, when you take these vertices A dash, so join this, join these. Here minus C comma 0 because this is center is what? Origin, and here C comma 0, right? तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? ए लेंथ कितना होता है, यहाँ से आता है, ये होता है हमारा वर्टिसेस 2a और दिस डिस्टेंस इज व्हाट 2c and this is what b dash is what b dash 2b, mean this distance is b. तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं? ओके, टेक एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला p and if coordinate of p is what x comma y, so join foci of the hyperbola, join this and this, right? तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि बाय डेफिनेशन जो डिफरेंस होगा पी f1 माइनस पी f2 किसके इक्वल होगा? तो ये बाय डेफिनेशन क्या आना चाहिए? पी f1 माइनस पी f2 2a के इक्वल आना चाहिए। कैसे आ सकता है? तो ये हम अगर कि दिस a f1 इक्वल टू a डैश f1 इक्वल टू a f2। अब अगर मैं इस a पॉइंट में क्या है, हाइपरबोला भी लाई कर रहा है, तो अगर a f1 माइनस a f2, ये डिफरेंस डेफिनेशन में देखेंगे थे कि कोई भी पॉइंट है हाइपरबोला में तो उसके फार्दर पॉइंट का डिस्टेंस माइनस क्लोजर पॉइंट का डिस्टेंस क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए के, और किसके इक्वल? अगर a डैश से हम कंसीडर करेंगे तो a डैश f2 माइनस a डैश f1, और यहाँ क्या है कि a डैश f1 इक्वल टू a f2 है, a डैश f1 और a f2 इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं a डैश f1, तो क्या होगा? कट जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया? a f1 इक्वल टू a डैश f2, a f1 इक्वल टू a डैश f2। अब a f1 का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? a f1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? a डैश प्लस a डैश f1, a डैश प्लस a डैश f1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? a डैश f2, a डैश f2, तो इसका वैल्यू आ जा रहा है a डैश f2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? a डैश f2 में अगर ये ले रहे हैं कि a f1 में डिफरेंस निकाल रहा था, a f1 माइनस a f2, राइट। a f1 को क्या लिख सकता हूं मैं? a f1 को उतना मैं सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। a f1 को क्या लिख सकता हूं? a डैश प्लस a डैश f1 माइनस a f2, और बाय डेफिनेशन जैसे मैंने बताया कि a डैश f1 एंड a f2 इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो a डैश का वैल्यू कितना है? 2a, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो फाइनली डेफिनेशन क्या आ रहा है कि कोई भी अगर पॉइंट लाई करेगा हाइपरबोला में, तो जब डिफरेंस निकालेंगे फार्दर माइनस क्लोजर पॉइंट का, तो किसके इक्वल आएगा? कांस्टेंट 2a के इक्वल आएगा। ओके, तो अब हम इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं कि बाय डेफिनेशन हम क्या ले सकते हैं कि p के लिए कि p f1 माइनस p f2 किसके इक्वल हो जाएगा? 2a, जो कि मैंने ड्राइव किया। तो p f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ p f1 के वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, क्यों हमारे पास दोनों पास कोऑर्डिनेट है। ओके, तो व्हाट कि x प्लस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये होता है क्या? अंडर रूट, और ये माइनस है तो यहाँ भी अंडर रूट, x माइनस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2a हो जाएगा। अब रूट है तो एक को राइट साइड ले जाते हैं, यहाँ इसको लेफ्ट ही रखते हैं, x प्लस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
इक्वल टू 2a प्लस अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ना ओके, रूट को कैसे हटा सकते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर रहे हैं, मीन व्हाट? दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर, मीन व्हाट? 2a टेक a and this whole term is b, so what? a square मीन दिस का स्क्वायर b स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा? x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, तो 2a कितना है? 2a, और b कितना है? अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, here x minus c whole square, so x square plus c square minus 2xc plus y square प्लस में 2a to 4a अंडर रूट x माइनस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर c स्क्वायर कट गया, 2xc माइन प्लस में, ये माइनस में तो नहीं कटेगा, ओके, y स्क्वायर भी कट गया, तो बचा क्या? इस माइनस को इधर ले आता है प्लस हो जाएगा, तो 4xc हो जाएगा, और ये इक्वल कितना हो जाएगा? 4 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ a स्क्वायर बच जाएगा, और इससे क्या बच जाएगा? a टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, रूट में ये 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस a इंटू में अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, तो नीचे नहीं दिख रहा है तो ऊपर हम सॉल्व करते हैं। तो इसका डेरिवेशन एक बार ड्राइव कर लो तो बहुत इजी है, सब कुछ इससे पता चल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन उसके बाद आता है इसी पे बेस्ड होता है कि अगर आपने ड्राइव किया है तो आपने यूज किया है हर एक पैरामीटर को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, हियर इज व्हाट? xc, हियर इज व्हाट? xc, 4xc, so xc left, and this is what? Under root. Okay, now what? Root here, so a square left side, then xc minus a square equal to a into में x minus c का square plus y square. Now squaring both side, then root खत्म हो जाएगा, तो squaring both side then क्या हो जाएगा कि xc minus a square का whole square equal to a स्क्वायर, रूट खत्म हो गया, तो x माइनस सी का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पूरा मल्टीप्लाई है स्क्वायर। क्या है, क्यों ऐसा हुआ? स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर पूरा हुआ था, तो ए का ए स्क्वायर हुआ, रूट खत्म हो गया तो ये बच गया। ओके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो व्हाट? एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस 2xc a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर कहीं आ रहा है, नहीं, एक मिनट, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ए का पावर 4 माइनस 2xc a स्क्वायर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नॉट एग्जैक्टली 2xc a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो और भी कुछ कट जाएंगे, 2xc a स्क्वायर ये भी कट गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं कटा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर लेफ्ट है, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए टू द पावर 4। ओके, सो एक्स स्क्वायर, अब ये c का वैल्यू हमें हटाना पड़ेगा, किसके टर्म में? a एंड b का। तो इसेंट्रिसिटी से हमने क्या देखा था कि वहां c इक्वल टू क्या था? c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर
a to the power 4 equal to a square x square, a to the power 4 a square b square and a square y square. आप कुछ अगेन कट रहा है, a का पावर 4 a का पावर 4 a कट रहा है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी कट रहा है. अब क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर. अब ये प्लस में इधर आ जाए क्या हो जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा. अब अगर इसको हम ये करें कि राइट साइड हमारा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बहुत साइड डिवाइड कर देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, एलएचएस और आरएचएस दोनों को. तो क्या हो जाएगा, तो इस केस में हमारा क्या आ जा रहा है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर. सो हियर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड हियर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो ये कट के 1 हो जाएगा, ये हमारा ए स्क्वायर कट हो गया, ये हमारा बी स्क्वायर कट गया. फाइनली क्या इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और हमने फाइनली हाइपरबोला का इक्वेशन राइट कर लिया. क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इलिप्स का भी कुछ ऐसा ही इक्वेशन था, बट वहां सिर्फ प्लस था. और यहाँ एक और डिफरेंस है कि यहाँ ऐसा नहीं कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, नो, बी भी बड़ा हो सकता है, बी भी ग्रेटर हो सकता है. तो अब ये था कि हमने इक्वेशन जो ड्राइव किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन किसके लिए ड्राइव किया, कि सेंटर एट द ओरिजिन एंड फोकल लाई ऑन एक्स एक्सिस. अब अगर होता है कि सेंटर तो है ओरिजिन पे बट फोकल लाई ऑन वाई एक्सिस, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो उस केस में कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ठीक है, तो अब एक हमने इसके सारे पैरामीटर ड्राइव हमें पता है. अब हाइपरबोला का एक नहीं पता है जो हमने हर एक में फाइंड किया, यहाँ भी नहीं फाइंड किया. क्या, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. तो लेटेस्ट रेक्टम का डेफिनेशन तो आप लोग जान चुके होंगे, मेरे 4 लेक्चर में मैं हर एक में लेटेस्ट रेक्टम को डिफाइन किया हूँ. अब तो उसका डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई लाइन सिगमेंट, इफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द एनी वन ऑफ द फोकाई एंड परपेंडिकुलर टू द here transverse axis and end point of line segment lie on the hyperbola is called latest rectum of the hyperbola. तो उसका लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो अगर ये हाइपर लेंथ है तो ये c का वैल्यू क्या होता है, यहाँ ए कोमा 0 लिख सकता हूँ. और ये अगर मैं ये p पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ तो हमें ये पता है ये डिस्टेंस ए कोमा 0, तो यहाँ ए और वाई का डिस्टेंस एल ले लेते हैं. तो जैसा इलिप्स में मैंने किया था सेम प्रोसेस से हम ड्राइव कर सकते हैं और सेम ही आएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट. तो क्या था इलिप्स में लेंथ ऑफ लेटेस्ट, आपने अगर देखा हो मेरा इलिप्स का वीडियो उस सेशन लेक्चर 4 में, तो उसका क्या आपने निकाला था, लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन में a. ये है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. तो बच्चों मैंने पूरा पैरामीटर इक्वेशन बता दिया, तो अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा. अब हम क्वेश्चन करते हैं 11th स्टैंडर्ड और कुछ आईटी जेई का भी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. तो ओके, फर्स्ट कोई क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम ये सारे पैरामीटर फाइंड करते हैं. तो मैं इक्वेशन ये ले रहा हूं मैं फर्स्ट, कि जो मैं पैरामीटर बताया उसी को फाइंड करते हैं, है ना, ताकि क्लियर हो जाए कि वो है क्या एग्जैक्टली, कैसे फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन से. तो फर्स्ट लेता हूं कि व्हाट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई. कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट of the foci, eccentricity, length of latest rectum,
vertices of the hyperbola इक्वेशन ले लेता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब ऐसा नहीं है कि ये मैंने वैल्यू ये लेस है तो ये वाई से बन गया, नहीं, मैंने भी जस्ट बताया था कि ये ग्रेट लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हाइपरबोला का कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो पहले क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, क्या था, तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए का इसको कन्वर्ट कर सकते हैं व्हाट, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू 3 मिल गया, बी इक्वल टू क्या मिल गया 4। हमें फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होता था, प्लस माइनस सी कोमा 0। तो सी का रिलेशन क्या था ए एंड बी के साथ, कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए वैल्यू इज व्हाट 3 स्क्वायर, b is what 4 under root 25, so 5 mean coordinate of foci is what, first value में मिल गया plus minus 5, 0। next is what, eccentricity। तो eccentricity क्या था, E equal to c upon में a, c is what here 5 and a is what 3, so second मिल गया हमें eccentricity what 5 upon 3। next हम क्या, latest sectum। तो latest sectum का फॉर्मूला अभी क्या हमने देखा, 2b square upon a। तो 2b square, 2b is what 4 square, so a is what 3, 2b square 4 square what 16 into 2 32 upon 3। so this is the later sectum of the hyperbola, what this। next is what, vertices of the hyperbola। तो vertices क्या होता था, plus minus a comma 0 and a is what here 3, so coordinate of vertices is what, plus minus 3, 0। हमने सारा पैरामीटर इजीली फाइंड कर लिया। तो अगर हमें इक्वेशन पता है कैसे सॉल्व करना, तो बहुत इजी। अब अगर हम कोई एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं कि ये तो हमने सारे पैरामीटर बेसिकली, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं IIT JEE 2016 का क्वेश्चन था, क्या कि फाइंड द ये क्वेश्चन IIT JEE 2016 मेंस का है। क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन है जे कि फाइंड द eccentricity, find the eccentricity of the hyperbola whose length of latest rectum is 8 and length of latest rectum is 8 and length of conjugate axis is half of the distance between its foci। तो ये हमें गिवन है क्या,
इसेंट्रिसिटी बोला था फाइंड करने, इसेंट्रिसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है हमें। हमारे पास गिवन क्या है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है 8, और क्या गिवन है हमारे पास कि लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई। मीन व्हाट? कि कंजुगेट एक्सिस का डिस्टेंस क्या था? 2b। ये किसके इक्वल है? हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई, एंड फोकाई का डिस्टेंस क्या था? 2c। तो हाफ ऑफ 2c ये गिवन है। ओके, तो यूज करते हैं कैसे कि L इक्वल टू 8 है, तो L का वैल्यू क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन में A इक्वल टू 8 है। तो क्या हो जाएगा कि 2b स्क्वायर इक्वल टू 8a एंड b स्क्वायर इक्वल टू 4a। ओके, एक रिलेशन हमारा b और a में आ गया है। अब यहाँ है 2b इक्वल टू हाफ ऑफ 2c एंड हाफ ऑफ 2c। c का वैल्यू a एंड b में हमें पता है रिलेशन क्या होता है, क्या कि c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c का वैल्यू c स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पुट कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस 2 को भी हटा देते हैं। ओके, तो क्या बच गया? 2b इक्वल टू दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, सो b स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड इज देन व्हाट? स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा यहाँ से, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो हियर 4b स्क्वायर एंड हियर इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब है क्या कि एक और हमें अब इसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या होता है? ए स्क्वायर एंड बी, ए एंड बी के साथ। तो इसेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या है कि c अपॉन में a एंड c अपॉन में a है। तो c अपॉन में a है तो क्या हो जाएगा? e इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a। स्क्वायर करेंगे तो e स्क्वायर का यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, क्या? e स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, मीन 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना? तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम अगर e का रिलेशन a और b के साथ ले आते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कैसे ला सकते हैं कि इस इक्वेशन को c इक्वल टू एक कोऑर्डिनेट क्या होता था? a, c इक्वल टू a। तो अगर c इक्वल टू a ही है तो इस c को भी डायरेक्ट a ही पुट कर देते हैं, तो e का टर्म आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको ना सॉल्व करके डायरेक्ट पुट ही करते हैं वैल्यू कि 2b इक्वल टू हाफ ऑफ 2a। c का वैल्यू पुट कर दिया तो 2 तो कट गया, 2b इक्वल टू a ही आ गया। अब स्क्वायर करते हैं तो 4b स्क्वायर अगेन यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर e स्क्वायर। तो b स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ 4a, b स्क्वायर का वैल्यू है 4a। तो e स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? e स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, और हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिस था b स्क्वायर इक्वल टू 4a है ना? तो e स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है? तो e स्क्वायर b स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 4a, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू में 4a अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो 4a अपॉन में a स्क्वायर, तो आ जा रहा 16 अपॉन में a, 16 अपॉन a आ गया किसका? a स्क्वायर के वैल्यू। तो e इक्वल टू क्या आ जाएगा?
कि हमने 2b को किया 2b इक्वल टू ए 2ae and to this 2b 4b square is equal to a square e square equal to 4b square upon में a square and b square upon a square को हम क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैं यहाँ से e स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं e स्क्वायर माइनस 1 कर दूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा कि 4b स्क्वायर को 4b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है तो इसको 4 बाहर कर देते हैं और यहाँ से b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? e स्क्वायर माइनस 1। तो पुट कर देते हैं कि e स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा कि e स्क्वायर इक्वल टू 4e स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब यहां से क्या कर सकते हैं कि e स्क्वायर इक्वल टू में है 4e स्क्वायर माइनस 4। तो इसको क्या कर सकते हैं कि e स्क्वायर को राइट साइड और इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 4e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू में 4 एंड 3e स्क्वायर इक्वल टू 4। तो फाइनली क्या आ गया कि 3e स्क्वायर इक्वल टू 4। तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा? e स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन में 3। तो e का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 4 अपॉन में 3 मतलब 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो फाइनली हमने e का वैल्यू निकाल लिया। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है कि अगर हमें रिलेट करना आ रहा है जितने भी पैरामीटर है तो किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके बच्चों, आज मैंने अपने 5th लेक्चर में हाइपरबोला को बहुत अच्छे समझाया, आप लोगों को इसके पैरामीटर बताया, इक्वेशन बताया। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मैं भी अच्छा से अच्छा करता जाऊं, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊं। थैंक्स।